स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन जो कि है चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया गया है, तो प्लीज पहले जाकर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद ही करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे तो उन स्टूडेंट्स को इस एक्सरसाइज में होने वाले सॉल्यूशंस को समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली है। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा इतने में ही, ठीक है। मैं बस 10% क्वेश्चंस लिखाऊंगा, जो क्वेश्चन समझ में नहीं भी आ रहे हैं उनका मैं पूरा भी नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा या थोड़ी बहुत हिंट दूंगा, तो उतने में ही उन बच्चों को क्लियर हो जाएगा जिन बच्चों ने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से देखा है और समझा है, बेसिक कॉन्सेप्ट में जो कुछ एग्जांपल्स करवाए गए हैं उनकी रिवीजन करी है। हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स सर्कल, दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, उसके अंदर हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है और ग्राफिकली उसके सॉल्यूशंस को भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स हैं, हम एक एक करके दोनों पार्ट्स को करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो बात बोली गई है पहले हमें उससे बनानी है लीनियर इक्वेशंस। अब देखो द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो टोटल 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the boys and girls who took part in a quiz. अब देखो यहां पर हमें क्या बनानी है, सबसे पहले तो इसके लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर हमें इसके सॉल्यूशन निकालने ग्राफिकली। अब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको समझाया है कि ग्राफिकली अगर आपको सॉल्यूशन निकालने हैं तो आपको उसका क्या पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपके पास में दो इक्वेशन होनी चाहिए, उन दोनों इक्वेशंस की कुछ लाइन बनेगी और वो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही होगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हम इक्वेशन बना लेते हैं इसकी। सो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड बॉयज बी वाई। अब देखो गर्ल्स और बॉयज को मैंने एक्स और वाई मान लिया, और गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलाकर कितने हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को मिलाकर टोटल कितने स्टूडेंट है, 10। यानी कि गर्ल्स की जगह लिख देते हैं एक्स और बॉयज की जगह लिख देते हैं वाई। तो एक्स प्लस वाई कितने आ गया, 10। तो ये हो गया हमारे पास में एक इक्वेशन। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन। आगे क्या हिंट दे रखी है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। यानी कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि गर्ल्स में से अगर मैं बॉयज के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास में आंसर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। गर्ल्स जितनी भी है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी कि गर्ल्स में से अगर गर्ल्स के नंबर्स में से अगर बॉयज के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। जैसे गर्ल्स हमारे पास में लेट्स सपोज 15 है कहीं, और बॉयज कितने होने चाहिए, 11, तभी दोनों को माइनस करके 4 आंसर आएगा, ठीक है। या फिर इसके अंदर जैसा लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन दैट ऑफ बॉयज, तो बॉयज से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सेकंड वाली इक्वेशन बनेगी। गर्ल्स की जगह लिख देते हैं एक्स, माइनस बी की जगह लिख देते हैं बॉयज की जगह वाई। तो ये हो गई हमारी दोनों इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, फॉर्म द लीनियर इक्वेशन, ये होगी हमारी इक्वेशंस। अब निकालते हैं इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशंस, नीचे लिख देते हैं, यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब यहां पर देखो, क्योंकि बोला गया ना फॉर्म द लीनियर इक्वेशन, तो हमने एक तरीके से जो क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई तो एक चीज का आंसर हमारा यहाँ तक कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, और नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर से उन्हें देखता है कि बच्चे ने बनाई है यहाँ पर इक्वेशन। अब इस वाली इक्वेशन के मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ। एक्स की जगह अगर मैं लेट्स सपोज 0 रख देता हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, ठीक है। और अगर मैं वाई की जगह 0 रख देता हूँ तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। और आप एक्स की जगह 1 रख सकते हो तो वाई की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। ये अपने अपने ऊपर है, आप कैसे रखना चाहो उसको, एक्स और वाई। अब दूसरी वाली इक्वेशंस का निकाल रहे हैं, इस वाली इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो x माइनस वाई, एक्स की जगह अगर 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -4, क्योंकि नेगेटिव y की वैल्यू 4 है तो पॉजिटिव y की वैल्यू -4 हो जाती है, ठीक है। अब अगर y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। y की वैल्यू लेट्स सपोज 0 रख दी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +4, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब इसको हम ग्राफिकली इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, जिस बच्चों के पास में ग्राफ है, क्योंकि मैं तो बोर्ड पर ग्राफ एक्यूरेट नहीं बना सकता हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं अप्रोक्सीमेट नहीं बनाऊंगा इसको ऑब्वियसली। जिन बच्चों के पास में ग्राफ है वो प्लीज इसको ग्राफ पर बना सकते हो वीडियो पोस्ट करके, और मुझे सॉल्यूशन बता सकते हो, नीचे कमेंट के अंदर सॉल्यूशन कर सकते हो कि आपके सॉल्यूशंस क्या क्या निकल रहे हैं, ठीक है। और वही बच्चे कर सकते हैं ये बिना मेरे समझाए या फिर मेरे समझाने से पहले जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है, ठीक है। अब मैं इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 0 एंड वाई की वैल्यू कितनी है, 10। तो पहले कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कितनी है 0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर कहीं पे एक पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोकेट कर देते हैं सबसे पहले तो एक पॉइंट तो हमारा ये होगा 0 और 10। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 10 एंड 0, तो x की वैल्यू 10 है इस बार, y की वैल्यू 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये हो जाएगा 10 एंड 0। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लो, अब इस वाली लाइन को हम मिला लेते हो, ये लो मिला लेते हैं इस लाइन इन दोनों पॉइंट्स को, तो एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब दूसरी वाली लाइन को मिलाते हैं, देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 0, वाई की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ पर कहीं पर आएगा वाई की वैल्यू -4 1 2 3 4, ये आएगी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की -4 इस पॉइंट पर होती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 है, ये एक्स की वैल्यू फिर 4 है और वाई की वैल्यू कितनी है 0, तो एक्स की जगह 4 और वाई की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पर होगा ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, अब आप ये मेजर कर लो, ये अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अप्रोक्सीमेट 7 के नजदीक है ये। ठीक है, ऐसे में, और यहाँ से वाई एक्सिस पे काउंट कर लो, उसकी कितनी वैल्यू है 1 2 3, यहाँ तक ये अप्रोक्सीमेटली, यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू कितनी 3। ठीक है, और ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो एक्जैक्ट 7 और 3 आएगा, तो यानी कि एक्स की वैल्यू होगी 7 और वाई की वैल्यू कितनी होगी 3। तो हमें इसके क्या निकाल लेते सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, एक्स क्या थे नंबर ऑफ गर्ल्स और वाई क्या थे नंबर ऑफ बॉयज, तो इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 एंड number of girls is 7 and number of boys is 3। तो ये हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा सॉल्यूशंस को निकाला गया है। ठीक है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा सॉल्यूशंस को निकाला गया है, ये बताया गया है। ठीक है, और ये तो बहुत कम चीजें बताई जा रही है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, मैं बहुत कम चीजें बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें पहले ही समझा चुका हूं। ठीक है, तो अब मैं मेरा फोकस अब क्या होगा कि सॉल्यूशंस को जितना डिटेल्ड में हो सकता है उतना डिटेल्ड में करा दूं, लेकिन एक्स्ट्रा ओवर ना बताऊं। ठीक है, क्योंकि फिर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इसके अंदर आ जाएगा तो फिर सॉल्यूशन वाली वीडियो नहीं रह जाएगी, फिर तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली रह जाएगी, समझ रहे हो, फिर तो इस वीडियो की लेंथ भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को प्लीज देख कर आओ, दोबारा कह रहा हूं, तब आप ये जो एक्सरसाइज है आपको बच्चों की तरह लगेगी, ये तो बच्चों की तरह सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट समझते हैं। बोला गया है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pens and 5 pens together cost 46, so find the cost of 1 pencil and 1 pen। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आप किसी को यहाँ पर जो इनको अज्यूम कर सकते हो, लेट बेसिकली पहले समझा देता हूँ, 5 पेंसिल और 7 पेन्स की जो वैल्यूज है एक साथ टोटल कॉस्ट है ₹50, और अगर 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट देखें तो वो 46 है। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है, लेकिन बाय ग्राफिकली। ठीक है, और ग्राफिकली बनाने के लिए तो हमें लीनियर इक्वेशन तो पता करनी पड़ेगी, तो हम सबसे पहले इनको अज्यूम कर लेते हैं कुछ, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स एंड दैट ऑफ पेन्स बी वाई, एक पेन की। ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स है और एक पेन की कॉस्ट है वाई। अब हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अंदर बोला गया है 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹50। तो 5 पेंसिल, पेंसिल को हटाकर आप डायरेक्ट एक्स लिख दो और पेन्स को हमने वाई माना तो वाई लिख दो। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है इसको लिखना। ठीक है, आप इस वाले पॉइंट को हटा सकते हो, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। और नेक्स्ट जो हमारे पास में इक्वेशन बन सकती है वो क्या है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी है वो निकाल लो। तो 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, देखो इस बार डायरेक्ट लिख दिया, वो कितना है 46। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूं, ये तो मैंने बना दी इसकी लीनियर इक्वेशन। अब मेरे को क्या निकालना है इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स और वाई के। ठीक है, तो ये एक्स और वाई। अब यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर मैं एक्स की जगह आपको कुछ ऐसा नंबर रखना चाहिए एक्स की जगह जो 7 वाई से डिवाइड हो जाए, फिर क्योंकि 50 में से माइनस होगा, तो अगर मैं एक्स की जगह 0 रख देता हूं तो वो पूरा 0 हो जाएगा, फिर 7 50 को डिवाइड कर नहीं पाएगा। तो 50/7 आप ग्राफ के ऊपर कैसे बनाओगे, 50 डिवाइडेड बाय 7 नहीं बना पाओगे ना। तो यहां पर अगर मैं 3 रख देता हूं, देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 रख देता हूं तो ये हो जाएगा 15, और 15 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 15, तो ये आ जाएगा आपका 35, और 7 35 को डिवाइड करके क्या बना देगा 5, 7 इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचनी है वैल्यू। ठीक है, तो एक तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है। अब दूसरी तरफ मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है एक्स की कि अगेन वो दोबारा वाई से डिवाइड हो जाए।
और आप y की वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो, सो दैट वो लाइक x से डिवाइड हो जाए 5x से। तो उसको सोचते हैं हम, देखो यहाँ पे हटाओ उसको। अगर आप इसकी वैल्यूज को 7 की, यहाँ पे y की वैल्यू को भी आप कुछ अज्यूम कर सकते हो। अगर आप y की जगह ले सपोज 0 ले लेते हो, अगर आपने y की जगह 0 ले लिया तो ये पूरा हो जाएगा 0, और 5 जो है वो 50 को डिवाइड कर देता है, तो आ जाएगी 10। ठीक है, तो एक तो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए एक लीनियर इक्वेशंस के। अब इस वाले के भी निकाल लेते हैं। इसके अंदर अगेन वही x की जगह क्या रखना चाहिए, यहाँ पे तो आप x की जगह, अच्छा यहाँ पे 46 आ गया है, तो 46 में से अगर 21 जाते हैं तो 6 में से कहीं ना कहीं 1 जाएगा, तो हमें 5 मिल जाता है जैसे, तो 5 मिलेगा ना पीछे, और पीछे 5 है तो इस वाले 5 से डिवाइड होगा ये नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे 3 मान लूँ x की वैल्यू, तो 7 3 21, 21 में से, और 21 इधर आके हो जाएगा नेगेटिव 21, और इसकी माइनस करेंगे जब हमारे पास में आ जाएगा 25, और 25 5 से डिवाइड होगा तो कितना बन जाएगा 5। ठीक है, अब y यानी कि x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ जाती है 5। ठीक है, अब कुछ और वैल्यू रखकर देख लेते हैं। तो अगर y की वैल्यू को 0 रख दिया जाए तो 7 46 से डिवाइड नहीं होगा, और कोई वैल्यू सोचो। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर कोई आंसर रट कर नहीं आया हूँ, ठीक है, जो मैं आपको तुरंत करा दूं कि भाई ये रखना और ये रखना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उसके बाद में खुद सोच के यहाँ पे वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ। ऐसे आप भी अपना टाइम लीजिए। ठीक है, मैं उन टीचर्स की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ जो वीडियो लाइक जो वीडियो का बटन है उसको लाइक दबाने से पहले, रिकॉर्ड शुरू करने से पहले आंसर देख लेते हैं। मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, तभी मेरे को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और अच्छी चीज है, जो जितना ज्यादा आंसर मेरा नेचुरल होगा उतना ही आपके लिए भी फायदा है। आप भी समझोगे कि हाँ भाई गलत, चल देखो मैं क्यों उतने वेरिएशन ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा y की जगह तो 746 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये चीज मैं सोच रहा हूँ, तो आपको भी तो समझ में आ रही है ये चीज, आपको भी तो कहीं ना कहीं पता लग रही है ना, तो फिर आप भी मेरी तरह ही दिमाग चलाया करोगे। या जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है आप मेरे से बेटर ही हो, ठीक है, लेकिन मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ आप भी उस तरीके से फिर सोच पाओगे। ठीक है, खैर यहाँ पर देखो, अब टास्क है कि एक्स और वाई की जगह क्या रखा जाए जो फिर यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू, एक होल नंबर आ जाए। अगर मैं एक्स की जगह लेट्स सपोज, इसकी टेबल में तो 6 आता नहीं है, हाँ ठीक है, अगर 56 आ जाए, 56 आ सकता है 7 की टेबल में, अगर मैं एक्स की जगह 8 रख देता हूँ, तो एक्स की जगह अगर 8 रख दूँ तो ये 56 हो जाएगा। 56 इधर आके हो जाएगा नेगेटिव 56, तो फिर 46 में से 56 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -10, और -10 जो है वो 5 से डिवाइड होकर -2 बन जाएगा। ये हो सकता है, समझ रहे हो। और आप भी देखो, आप यहाँ पर कुछ और वैल्यू भी रख सकते हो, वाई की भी कुछ वैल्यू सोच सकते हो, सो दैट हम वहां तक पहुंच जाए। जैसे वाई की वैल्यू अगर आप 5 रखते हो तो फिर सेम ही हो जाएगी, 5 नीचे रखोगे तो एक्स की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो ऐसे मैंने सोची एक दो वैल्यूज, तो आप भी ऐसे और सोच सकते हो। वैल्यूज कुछ भी बहुत सारी हो सकती है वैल्यूज, लेकिन हमारा यहाँ पे लड़ाई क्या है हमारी, कि हमें होल नंबर मिलेगा तो हमारे लिए ईजी होगा ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना। अदरवाइज सब 0 भी रखोगे तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, 1 रखोगे तो भी वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसको कर देते हैं ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट। ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो हमें मैक्सिमम 10 तक चाहिए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू तो हमें 10 तक बनानी चाहिए। देखो बेटा, जो भी एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ ना, यहाँ पर वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज होकर आ सकती है, क्योंकि ये अब मैं कोई नाप नाप के तो बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, अंदाजे से ये यूनिट जो है मैं अंदाजे से ही बना रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर का गैप। अब क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर ग्राफ के ऊपर बनाना, रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, डिजिटल वगैरह बहुत होता है तो उनके लिए ईजी हो जाता है। खैर, अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पर और वाई की वैल्यू कितनी 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 3 और 5 यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए ये। ठीक है, तो इसको लोकेट करते हैं सबसे पहले, ये यहाँ पर कहीं पर होगा 3 और 5। दूसरा क्या है 10 एंड 0, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 और 0। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन देखते हैं 3 एंड 5, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5, यानी कि इसी पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, सेम पॉइंट की बात कर रहा है वो, कितनी है 3 एंड 5, यानी कि एक पॉइंट इसी पर लाइज करेगा। दूसरा क्या है 8 एंड -2, एक्स की वैल्यू 8, 10 9 8 और वाई की वैल्यू -2, यानी कि ये -2 की लाइन है, यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए। ठीक है, 8 एंड -2। अब इन दोनों लाइंस को बना लो और आपस में मिला दो। देखो, जब मैं ये रेड वाली लाइंस को मिलाऊंगा, रेड वाले दोनों पॉइंट्स को मिलाता हूँ, और जब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाता हूँ, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स किस जगह पे लाइज करते हैं, आपको पहले ही समझ जाना चाहिए इसका आंसर, कि यहीं पर ही दोनों पॉइंट्स एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्ट भी यहीं पर ही करेंगे जब दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास में एक्स की वैल्यू क्या आती है 3 और वाई की वैल्यू क्या आती है 5, यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल एक्स क्या था, एक्स थी
कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, और वाई क्या था, कॉस्ट ऑफ वन पेन। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल आती है 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन आता है 5 रुपीज। हमें क्या वन और वन की ही निकालनी थी, या वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। तो आप यहाँ पे लिख दो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹3 and that of one pen is ₹5। ठीक है, ये निकल जाएगा आपका आसानी से आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। बोला गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 A2 B1 B2 C1 C2, यानी कि इस मेथड्स के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया कैसे इसको यूज करना है, अब डायरेक्ट हम इसको यूज करेंगे। तो हमें ये पता करना है कि ये जो भी दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनकी जो भी लाइंस होंगी, तो वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट के ऊपर, या फिर पैरेलल होंगी या फिर कॉन्सिडेंट होंगी, हमें ये पता करना है। लेकिन हमें इसको ग्राफिकली पता नहीं करना है, हमें कैसे पता करना है, इस मेथड की मदद से। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सबको पता है ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1 होता है, ये A2 होता है, ये B2 होता है और ये C2 होता है। ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है ये A1 डिवाइडेड बाय A2, B1 डिवाइडेड बाय B2। B1 क्या है 4 और B2 क्या है 6। 4y मत लिखना, ठीक है। अगर आप 4y भी लिखोगे तो y से y कट ही जाता है, मिनिमाइज हो ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो कांस्टेंट वैल्यू है वही लिख लो। 8 और c की वैल्यू क्या है -9। अब ये मिनिमाइज हो सकता है बस, तो 5/7 और ये हो जाएगा 2/3, तो 2/3 और ये रहेगा -8/9। अब देखो, जब A1 और A2 अनपैरेलल है और ये भी अनपैरेलल है, तो अगर A1 A2 और B1 B2 अनइक्वल आ जाए, क्या आ जाए, अनइक्वल, जैसे कि मैंने आपको समझाया था फॉर्मूले के अंदर कि A1 और A2 अगर अनइक्वल आ जाए B1 और B2 के, तो C1 और C2 कुछ भी हो, चाहे वो इक्वल हो चाहे वो अनइक्वल हो। ठीक है, ऐसे केस के अंदर हमेशा ये लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अगर ये दोनों ही अनइक्वल आ जाए तो C1 वाले चेक करने की जरूरत भी नहीं है, इतना भी समझ लो। ठीक है, करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे केस के अंदर ये दोनों लाइंस, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस की जो लाइंस होंगी, उसको हम ग्राफ के ऊपर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो आपको ये दिखा देना है A1 एंड अनइक्वल है B1 के, तो हेंस क्या पूछा गया था, ऑन कंपेयरिंग फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो यहाँ पर लिख देते हैं हेंस लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकंड वाला पार्ट देखो सेम ऐसे ही करेंगे, ये A1 B1 C1 A2 B2 और C2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। A1 9 डिवाइडेड बाय A2, B1 डिवाइडेड बाय B2 और C1 डिवाइडेड बाय C2। ठीक है, मिनिमाइज कर लेते हैं। 3 3 जा 3 6 जा, और भी मिनिमाइज हो सकता है। 9 1 जा 9 2 जा, तो 1/2 लिख देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये भी मिनिमाइज हो सकता है 1/2, 12 1 जा 12 2 जा। अब ऐसे केस के अंदर दोनों ही A1 और A2 B1 B2 और C1 C2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो तीनों ही एक दूसरे के क्या है, तीनों का रेशो एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है A1 और A2 इक्वल है B1 B2 के और इक्वल है C1 C2 के। और जब भी ऐसा होता है तो वो लाइंस क्या होती है, एक दूसरे के कोइंसिडेंट्स होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइंस ऑफ कोइंसिडेंट। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बनती है लाइंस। अब देखते हैं थर्ड वाला केस। ठीक है, ये वाला थर्ड वाला केस देखते हैं। A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। A1 डिवाइड बाय A2, B1 -3 है और B2 1 है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। और C1 10 है और C2 कितना है, 9 है। ठीक है, अगर मिनिमाइज हो सकता है तो कर लेते हैं 3/1। ठीक है, और ये आ जाएगा -3/1 और ये कितना आ जाएगा 10/9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये भी अनइक्वल है और ये भी अनइक्वल है। अब अगर ऐसा कोई केस आ जाए जिसके अंदर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों ही क्या हो, एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो ऐसे इस तरह के केस के अंदर जो लाइंस होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल्स हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेथड लिख देते हैं। A1 अनइक्वल्स है A1 A2 अनइक्वल्स है B1 B2 के और अनइक्वल्स है C1 C2 के। तो इस तरह के केस के अंदर वो लाइंस क्या होती है, पैरेलल्स होती है। ठीक है, हेंस लाइंस आर पैरेलल्स। ठीक है, पैरेलल लाइंस होती है तो उसका नो सॉल्यूशन होता है। कोइंसिडेंस लाइंस का कोई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस का कोई एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अगर सॉल्यूशन भी पूछ लेते हैं तो आप सॉल्यूशन भी बता सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पूछा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 करा था सेम वैसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम क्या समझते थे कि इस वाले फॉर्मूले से हम क्या चीज निकालते थे, लाइक वेदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट और पैरेलल्स। अब देखो, अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर समझा चुका हूँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ। कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है और कोइंसिडेंट है तो वो क्या होती है, कंसिस्टेंट। ठीक है, कौन कौन सी कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होती है? या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, ठीक है, या ऐसे करके इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, या फिर एक दूसरे के ऊपर बढ़ रही हो, ठीक है, यानी कि कोइंसिडेंट। तो वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट लाइंस कौन सी होती है, जो पैरेलल होती है। ठीक है, तो अब मैं इस फॉर्मूले की मदद से ये पता करूंगा कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो अगर हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर वो लाइंस क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो कंसिस्टेंट है। दोनों के एक दूसरे के ऊपर आ रही है तो वो कंसिस्टेंट है, लेकिन अगर पैरेलल आ रही है तो वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो A1 A2 B1 और B2, B1 की जगह लिख देते हैं +2 और ये लिख देते हैं -3। अब आपकी देखो मर्जी, आप 5 को वहां पर भी ले जा सकते हो, और आप इसी मतलब इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 7 को भी यहाँ पे ले जाओगे तो 7 माइनस का हो जाएगा। तो आपका C1 और C2 -5 और -7 हो जाएगा, तो वो साइन से माइनस के साइन से माइनस का साइन कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू चेंज यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन अगर जिन बच्चों को ऐसे करना है वो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमें इक्वेशन मिली थी वो इसी रूप के अंदर मिली थी। ठीक है, बहुत सारे टीचर कहेंगे पहले इसको यहाँ पर लेकर जाओ, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 जो जहाँ पर है वहीं पर रहने दो, ट्रांसफर करोगे आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, और उससे आंसर चेंज नहीं होता है, आंसर हमारा ऐसे भी सही होता है। C1 और C2, ठीक है, C1 ये हो जाएगा, C2 ये हो जाएगा। अब इनमें से कुछ मिनिमाइज तो हो नहीं सकता, बस ये माइनस का साइन नीचे की जगह हम ऊपर लगा सकते हैं। अब देखो ये अनपैरेलल से अनइक्वल्स और ये भी अनइक्वल्स हैं। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर समझाया था, अगर हमारा A1 और A2 अनइक्वल आ जाए B1 और B2 से, तो आपको C1 और C2 चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, C1 और C2 चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे C1 और C2 भी आ रहा है अनइक्वल्स, लेकिन वो फिर मैटर ही नहीं करता अगर A1 और A2 B1 और B2 अनइक्वल आ जाए। ठीक है, ऐसे केस के अंदर लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, हमेशा कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए लिख देते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, ये स्टेप दिखाने हैं आपको यहाँ पर। अब जैसे सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट को भी आप कर सकते हो ऐसे ही, वीडियो पोस्ट करके खुद भी कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 मिनिमाइज कर लेते हैं। 2 1 सा 2 2 सा 3 1 सा 3 2 सा, माइनस के साइन से माइनस का साइन कट जाएगा, और ये 8/9। अब ये इक्वल है और ये अनइक्वल्स है, और मैंने आपको रूल बताया था कि अगर A1 और A2 इक्वल आ जाए B1 और B2 के, ठीक है, लेकिन C1 और C2 इक्वल ना आए, तो ऐसे केस के अंदर लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, एंड पैरेलल लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला, A1 क्या है, 3/2 डिवाइडेड बाय A2 कितना है, 9। फिर निकालते हैं, B1 है 5/3 और B2 है -10। ठीक है, फिर C1 है 7 और C2 है 14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे जब 1/9 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3, तो 2 3 6, तो 1/6 आ जाएगी। ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं, 5/3, 10 नीचे आ जाएगा, ये इसको काट देगा तो ये आ जाएगा 1/6, लेकिन ये नेगेटिव का आएगा 1/6। ठीक है, क्योंकि 10 जो है वो नेगेटिव है। आप देखते हैं ये 7 1 9 7 2। अब देखो ये भी अनइक्वल है और ये भी अनइक्वल्स है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर पहले वाली अनइक्वल्स हो जाए तो बाद वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर A1 A2 B1 B2 के अनइक्वल आ जाए तो आपको C1 C2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑलवेज कंसिस्टेंट। ठीक है, आर ऑलवेज कंसिस्टेंट। अब देखो ये नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाले पार्ट के अंदर A1 है 5, तो इसको लिख लेते हैं 5, और A2 है -10, देन B1 -3 और B2 +6, देन 11 एंड -22। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा -1/2, ये भी -1/2, ये भी माइनस का साइन ऊपर लगा देंगे तो -1/2। ठीक है, अब अगर तीनों के तीनों रेशो आपस में इक्वल आ जाए, A1 A2 इक्वल आ जाए B1 B2 के और C1 C2 के, बहुत सारे बच्चे ये इक्वल का साइन देखकर ना सोचते हैं कि लाइंस क्या है, पैरेलल्स है, क्योंकि इक्वल्स का लाइंस और पैरेलल लाइंस उन्हें सेम लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस तरह के केस के अंदर अगर हमसे ये पूछता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है, तो ऐसे केस के अंदर ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, एक के ऊपर एक लाइन बनती है ये।
ठीक है, अगर ग्राफ बनाओगे इसका तो, ठीक है। और जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, यानी कि एक के ऊपर एक बनने वाली होती है, उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कंसिस्टेंट। और अगर हमसे ये पूछता कि इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, तो आंसर क्या होता? कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अब देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, 4/3, तो 4/3 ए की वैल्यू डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू कितनी है? 2। A1 और A2, B1 और B2, B1 कितना है? 2 और B2 कितना है? 3। देन C1 है 8 और C2 है 12। अब मिनिमाइज करते हैं, ये 2 जो है वो नीचे चले जाएगा और 4 को काट देगा, यानी कि ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 3। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/3, ये भी 2/3 है, 4 2 था 4 3 था, तो ये भी 2/3 है। क्या कोई प्लस माइनस का साइन तो नहीं है? नहीं है। तो ये भी देखो इक्वल इसी की तरह आ गया, सेम यही वाला रूल आ गया। A1 A2 इक्वल्स हो गया B1 B2 के, और वो इक्वल्स हो गया C1 C2 के। तो इसका मतलब ये लाइंस भी कोइंसिडेंस लाइंस हुई, और वो क्या होती हैं? कंसिस्टेंट, ठीक है। तो पहला कंसिस्टेंस है, एक को छोड़कर सेकंड वाला इनकंसिस्टेंट है, बाकी सारे के सारे कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के हिसाब से ही सेम वही था, बस इसको सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था वेदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। यहाँ पर हमसे पूछ लिया कि कंसिस्टेंट है या फिर वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। खैर ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी समझाया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? And if they are consistent, so obtain their solution graphically. तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, जो कि 1 मार्क्स के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन आता है, कि कोई भी लाइंस अगर कंसिस्टेंट है तो हम उसी के ही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओनली कंसिस्टेंट लाइंस हैव सॉल्यूशन, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट लाइंस डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, क्योंकि इनकंसिस्टेंट लाइंस होती हैं पैरेलल्स, और पैरेलल लाइंस कहीं पर भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, और जब मिलेगी नहीं तो उनके सॉल्यूशन भी कहीं पर नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसलिए यहाँ पे बोला गया इफ दे आर कंसिस्टेंट, ओनली मतलब ओनली इन दिस केस यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड बाय ग्राफिकली। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो A1 और A2, यही करते हैं हम, B1 और B2 और C1 और C2। अब इसको देखो, ये भी 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। अब अगर इस तरह का कोई केस आ जाए, तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का केस आ जाए तो ऐसे केस के अंदर लाइंस क्या होती हैं? कंसिस्टेंस होती हैं, ठीक है। और कंसिस्टेंस है तो हमें इसके सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कंसिस्टेंट। अब हम निकाल लेते हैं इसके ग्राफिकली सॉल्यूशंस, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होगी, दो वैल्यू एटलीस्ट। अगर एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू आ जाती है 5, और अगर एक्स की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो 1 तो जाके माइनस का हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। दूसरी तरफ एक्स और वाई, इस वाले के निकाले थे। अगर एक्स की जगह यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ये तो पूरा हो जाएगा 0, 2 इसको डिवाइड कर देगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। अब अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह 1 रख देता हूँ तो 2 1 2, 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा 8, और ये 2 इस 8 को डिवाइड कर देगा तो आ जाएगा 4। तो एक्स की जगह अगर 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू आ जाती है 4, ठीक है। वैल्यू सेम आ रही है तो देख के पता लग जाना चाहिए कि ये कोइंसिडेंस है, ठीक है। अब अगर आप ऐसे करके इसका ग्राफ बनाओगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 और 5। पहली वैल्यू क्या है? 0 और 5, यानी कि एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, यानी कि ये यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। कहाँ पर है? यहाँ पर कहीं पे। फिर क्या है? 1 एंड 4, वाई की वैल्यू 4 है और एक्स की वैल्यू क्या है? 1। 1 और 4 यहाँ पर कहीं पर होनी चाहिए ये पॉइंट, ठीक है। इसको मैंने ऐसे करके मिला दिया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे कलर का मार्कर ले लेते हैं, इसी होगा। हाँ, दूसरा क्या है? 0 और 5 यहाँ पर ही आएगा, और ये भी क्या है? 0 और 5 वो भी यहाँ पर आएगा। और जब इसको मिलाओगे तो एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी ये, ठीक है। और जब एक दूसरे के ऊपर आती है तो ऐसे केस के अंदर दे हैव मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, इनमें से आप कोई सी भी एक इक्वेशन लिख सकते हो, कोई सी भी एक इक्वेशन लिख सकते हो, ये भी और ये भी, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये भी वही इक्वेशन है, 2 2 से मिनिमाइज कर दो, 2 बनता 2 बनता और 2 5 था, ठीक है। तो वही बनेगी ये सेम, ठीक है। तो दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर देखो, आप जैसे x की वैल्यू कुछ भी रख लो, अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रखते हो तब भी y की कुछ वैल्यू आ जाएगी, और वो सेम यहाँ पर भी आएगा, वो सेम यहाँ पर भी आएगा। जैसे आपने x की वैल्यू 0 रख ली तो y की वैल्यू कितनी आई है? 5। यहाँ पर x की वैल्यू आपने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब आप x की जगह 2 रखकर देख लो, तब भी आपकी सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पर आपने x की जगह 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3।
क्योंकि 2 इधर जाके हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर भी आप 2 रखते हो x की जगह तो 2 2 सा 4, 4 इधर जाके माइनस का होगा, 10 में से 4 जाएंगे बचेगा 6, 2 इस 6 को डिवाइड कर देगा, है ना, 2 6 को डिवाइड कर देगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। यानी कि बोथ इक्वेशंस के अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक वैल्यू जो आप फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे x की, y का जो आंसर आएगा वही सेम वैल्यू x की रखने पर y का सेम आंसर देगी आपको, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर हमारे पास में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हो डायरेक्ट, और ऐसे भी लिख सकते हो, x को यहीं पे रहने दो या फिर y को यहीं पे रहने दो, x को उधर ले आओ, तो y की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, y की वैल्यू डिपेंड करेगी किसके ऊपर, x के ऊपर, ठीक है। तो आप ये लिख दो, दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इतना ही लिख दो, इतना ही काफी है, और नीचे ये इक्वेशन लिख दो, दैट्स इट, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड वाले पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है, इसको देख लेते हैं पहले। a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 -1 होगा और b2 होगा -3 है, ये भी ठीक है, -3 है। c1 कितना है ये 8, और c2 कितना हो जाएगा 16, कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 1/3, और ये हो जाएगा 1/2। अब देखो ये तो आपस में इक्वल, ये तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी कि a1 और a2 और b1 और b2 आपस में इक्वल है, बट c1 एंड c2 इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर लाइंस क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती हैं, तो इनकंसिस्टेंस के तो हम सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते, इनकंसिस्टेंट, हेंस नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये था पार्ट 2, टोटल इसके 4 पार्ट हैं। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3 एंड 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट समझते हैं। यहाँ पर भी हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वेदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो a1 और a2, देन b1 एंड b2, ठीक है, फिर c1 एंड c2। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, 1/2, -1/2 और 3/2। तो ये अनइक्वल्स हैं, ये भी अनइक्वल्स हैं, लेकिन अगर a1 और a2 b1 b2 के अनइक्वल आ जाए तो ऐसे में वो लाइंस कौन सी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, यानी कि कंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो a1 a2 अनइक्वल आ गया b1 b2 के, तो इसका मतलब क्या है, ये c1 c2 तो देखने की भी जरूरत नहीं है ऐसे केस के अंदर, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट लाइंस हैव सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं यहाँ से इनके। तो ये दोनों हमारे पास में इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो y की कोई वैल्यू आ सकती है, यस, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 आ जाएगी शायद, देखने को एक बार और। अगर x की जगह 0 रख दिया तो ये 0 बन गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी +6। अब अगर x की वैल्यू मैंने 1 रख दी है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब +4 आ जाएगी। 1 रखूंगा 2 1 2, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा -4, एंड -4 विल बिकम पॉजिटिव ऑन द राइट साइड। सो इफ यू पुट x एज अ 1, सो y विल बी 4। अब देखो सेकंड क्या है यहाँ पर, इस वाले के भी निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट, 1 2 3। अगर यहाँ पे मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, हाँ, x की जगह अगर 0 रख दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, और अगर x की जगह मैंने 1 रख दिया तो ये 4 हो जाएगा, और इस 4 से 4 माइनस हो जाएगा, तब हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी, और फ्रैक्शनल वैल्यू से हमें बचना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं y x की जगह 2 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 8, 4 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 8, और सॉरी 4 बचेगा, ठीक है। तो इस 4 को मैं इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा -4, और यहाँ पे बचेगा -2y, माइनस के साइन से माइनस का साइन कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो आ जाएगी 2। तो अगर x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब बनाते हैं इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके, इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, क्योंकि ये कंसिस्टेंट लाइंस है तो इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है। अब मैक्सिमम 6 है तो 6 तक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पहला जो पॉइंट है उसको लोकेट करते हैं 0 एंड 6। तो x की वैल्यू 0 y एक्सिस के ऊपर होती है, तो इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है ये। यहाँ पे इसको लोकेट करते हैं हम 3 4 5 6, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। फिर है 1 एंड 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, यानी कि यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए ये पॉइंट, ठीक है। इस लाइन को मिला दो। अब देखते हैं x की वैल्यू 0 है, इस वाले को लोकेट कर रहे हैं, y की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए ये पॉइंट, ठीक है। इसको यहाँ पे लोकेट कर देते हैं, और x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू भी 2 होती है, तो 2 और 2 कहाँ पर होगा, ये रहा, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू भी 2, ठीक है। इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देते हैं, ये यहाँ पर कहीं पे काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है वो मेरे ख्याल से 2 एंड 2 होना चाहिए,
2 और 2 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर हम इसको ग्राफ पे लोकेट करेंगे तो 2 एंड 2 ही आएगा ये, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर भी 2 एंड 2 थी, सेम आ रही है एक वैल्यू, तो 2 और 2 होगा। तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 एंड 2, यानी कि एक्स की वैल्यू भी 2 और वाई की वैल्यू भी 2, ठीक है। यानी कि हमेशा एक्स की वैल्यू आप 2 रखोगे तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। देख लो आप यहाँ पे 2 रख के देख लो एक्स की वैल्यू, 2 2 4, 6 में से 4 जाएंगे तो बचेगा -2, और -2 को इधर लेके जाएंगे तो +2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएंगे इसके सोल्यूशन। तो यहाँ पर लिख देते हैं सोल्यूशन आर एक्स की वैल्यू भी 2 एंड वाई की वैल्यू भी 2, ठीक है। बस ऐसे करके लिख दो, ये भी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। और बड़ा करके लिख सकते हो, सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर 2 एंड 2, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप इसको। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट है ये, ठीक है। A1 लिख देते हैं पहले, फिर A2 लिख देते हैं, फिर B1 और B2, देन लिखते हैं C1 और C2, ठीक है। 2 बन रहा, 2 2 सा, माइनस के साइन से माइनस का साइन कट गया, 2 बन रहा, 2 2 सा, माइनस के साइन से माइनस का साइन कट गया। अब देखो ये तो इक्वल आ रहा है लेकिन ये अनइक्वल आ रहा है, तो ऐसे केस के अंदर लाइंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। जब A1 A2 B1 B2 के इक्वल आ जाए लेकिन C1 C2 के अनइक्वल आए, ठीक है, तो ऐसे में क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। और जो भी लाइन इनकंसिस्टेंट होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लाइक इनकंसिस्टेंट ट्रू फॉल्स में आ सकता है, जैसे इनकंसिस्टेंट लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, द लाइक टिक द करेक्ट आंसर ट्रू और फॉल्स, तो इनकंसिस्टेंट लाइंस पैरेलल होती है। ये भी पूछा जा सकता है लाइक ट्रू फॉल्स के अंदर, इन लाइक इनकंसिस्टेंट लाइंस हैव मेनी सॉल्यूशंस, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है इनकंसिस्टेंट लाइंस आर यूनिक सॉल्यूशंस, तो इनकंसिस्टेंट लाइंस के पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो ट्रू फॉल्स के अंदर आपसे ये सारी चीजें पूछ सकते हैं, जो आप लिख लो यहाँ पर, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, लाइक इनकंसिस्टेंट लाइंस डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और वहां पे आपसे पूछ सकते हैं लाइक इनकंसिस्टेंट लाइंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशंस, तो वैसे ही सेम कंसिस्टेंट लाइंस के बारे में पूछ सकते हैं ट्रू फॉल्स के अंदर, लाइक लाइक कंसिस्टेंट लाइंस हैव अ मैनी सॉल्यूशंस, वो ठीक है ट्रू हो जाएगा। ये पूछ सकते हैं कंसिस्टेंट लाइंस हैव डू नॉट लाइक कंसिस्टेंट लाइंस डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशंस, ठीक है, तो वो फॉल्स हो जाएगा। ये बोल सकते हैं कंसिस्टेंट लाइंस आर पैरेलल आल्सो, तो वो भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो कई सारे यहाँ पे वेरिएशन पूछ सकते हैं आपसे, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर फिलहाल। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width इज 36, तो फाइंड द डायमेंशन। बोला गया है किसी एक रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ जो है वो कितना है, 36 है। पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36 है। और उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं लेंथ और ब्रेथ को कुछ वेरिएबल्स मान लेते हैं। लेट द लेंथ इज टू बी एक्स एंड width इज टू बी वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, यानी कि x इज इक्वल्स टू, अगर मैं y लिखना चाहूं तो मेरे को 4 कहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्लीज कमेंट के अंदर जो जो इसको समझ में आ रहा है वो कमेंट के अंदर बताओ कि x इज इक्वल्स टू y लिखा है मैंने, लेकिन x जो है वो y से 4 ज्यादा है, तो मुझे 4 कहाँ पे लिखना पड़ेगा। जिन जिन बच्चों को पता है वो कमेंट्स के अंदर लिखो फटाफट। अब देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सोचते हैं कि x ज्यादा है y से, तो यहाँ पर ही x प्लस 4 लिख दो और ऐसे बना देते हैं इक्वेशन। यही होती है इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गलती, समझ रहे हो भैया। अगर x y से 4 बड़ा है, मान लेता हूँ x की वैल्यू मान लेता हूँ 10 है, ठीक है। y जो है x जो है वो y से 4 बड़ा है, यानी कि y होगा 6, मान लेता हूँ। देखो 4 बड़ा है कि नहीं है। अब मैंने x और y के बीच में साइन लगा दिया इक्वल का, तो मुझे 4 कहाँ पे लिखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा तो 10 और 4 तो हो जाएगा 14, तो 14 इक्वल 6 कैसे हो सकता है, गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे 4 यहाँ पे लिखना चाहिए, तब जाके ये इक्वेशन बैलेंस होती है, समझ रहे हो। तो 4 मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए। अब इसको इरेज कर देता हूँ, समझ में आ गया 4 कहाँ पे लिखना है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको समझना चाहिए कि 4 कहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर x y का डबल है, x अगर y का डबल है तो 2 आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, अगर इक्वेशन को बैलेंस करते हो, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये आ जाती है, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, वाई प्लस 4 को उस तरफ ले चलो तो माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, यानी कि ये पेरीमीटर फुल क्या होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर 36। लेंथ प्लस ब्रेथ की जगह क्या लिख देते हैं हम, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 नहीं है ये 36 का ये हाफ है, ठीक है। ये पेरीमीटर क्या है,
पेरीमीटर का 36 क्या है, पेरीमीटर का हाफ है, तो फुल पेरीमीटर क्या होगा, 36 का डबल होगा। ठीक है, अब ये पेरीमीटर का डबल, ये क्या, ये इक्वेशन यहां तक सही है, ये वाली, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एल और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक और इक्वेशन मिलेगी हमारे पास में एक्स प्लस वाई विच इज 36। ठीक है, अब हमारे पास में 36 को आप इधर भी लेकर आ सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो, जैसे ये इक्वेशन है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, केवल वाई को इधर ले चलते हैं, 4 को यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन आ गई, हमें क्या निकालने हैं, इसके डायमेंशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में कुछ लिमिटेशन है फिलहाल, तो हम यहाँ पर वो मेथड नहीं लगा सकते हैं, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि 3.2 के अंदर हम करेंगे, एंड देन एलिमिनेशन मेथड जो कि हम करेंगे 3.3 के अंदर, वो हम यहाँ पर फिलहाल नहीं लगा सकते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आ जाए तो वहां पर आप कोई सा भी मेथड लगाइए, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन फिलहाल हमें वही मेथड लगाना पड़ेगा इसके सोल्यूशन निकालने के लिए जो कि हम लगाते आ रहे हैं। ठीक है, विच इज द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं एक्स और वाई। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज 1 रख देता हूँ, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, क्योंकि ये 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, और -1 की वैल्यू आ जाएगी 3, तो प्लस वाई, माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 3, तो प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, -3। अगर एक्स की जगह मैं 2 रख देता हूँ, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, इसके लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 36 काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कोशिश करो एक्स की वैल्यू बड़ी लेने की, ताकि वाई की वैल्यू छोटी हो जाए। अगर आप एक्स की वैल्यू 0 लेते हो, वाई की वैल्यू 36 हो जाती है, एक्स की वैल्यू 0 रखते हो, वाई की वैल्यू 36, ग्राफ पे 36 तक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में आप एक्स की वैल्यू कुछ बड़ी वैल्यू ले लो, लेट्स सपोज आपने एक्स की वैल्यू ले ली 18, ले लो 18, 18 ले लेंगे तो 18, ये भी 18 हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू अगर आप 18 लेते हो तो ये भी 18 हो जाएगा वाई। ठीक है, और अगर आप एक्स की वैल्यू 19 ले लेते हो तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 और 17 तक तो जाएगा ही, खैर ये। अब बना लेते हैं इसका ग्राफ। तो पॉजिटिव में हमारे पास में क्या है, 18 और 19, पॉजिटिव में मैक्सिमम 19 है, तो मैं पॉजिटिव में ज़्यादा वैल्यू बनाने की सोचूंगा। नेगेटिव में तो हमारे पास में वाई की वैल्यू हैगी, वो भी कितनी है, 3 और 2। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो पॉजिटिव में चाहिए मुझे एक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू भी ज़्यादा। ठीक है, नेगेटिव में तो मुझे वाई की वैल्यू 3 और 2 चाहिए, तो ये लो 1 2 3। ठीक है, 3 और 2 इसमें आ जाएगा हमारा, और नेगेटिव में एक्स की वैल्यू कुछ है नहीं, तो बनाओ भी या नहीं भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव में वैल्यू एक्स की 19 तक चाहिए और वाई की 17 तक, तो देखते हैं 19 तक बनाने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, यहाँ पर भी बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं। देखो तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1, तो x की जगह लिख देते हैं 1, और y की वैल्यू क्या है -3, तो 1 और -3 बेटा यहाँ पर आ जाएगा। देखो कहीं पर 1 एंड -3, देन है 2 एंड -2, तो x की जगह 2 और y की जगह -2, यहाँ पर कहीं पर आना चाहिए ये। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को मिला देंगे अभी बाद में, और फिर है हमारे पास में नेक्स्ट हैगा x की वैल्यू है 18 और y की वैल्यू है 19, तो 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये वाला पॉइंट, और y की भी 18, तो ये पॉइंट अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कहीं पर होना चाहिए। इसको पता नहीं सही होगा भी कि नहीं, मतलब ग्राफ जो है वो अंदाजे से ही बन रहा है ना, लग भी नहीं रहा है कि, ठीक है अप्रोक्सीमेटली आंसर देख लेंगे क्या है। बाकी कुछ बच्चे जिनके पास में ग्राफ है, तो प्लीज आप पहले वीडियो पॉज करके ग्राफ में बनाकर प्रॉपर आंसर बताओ मुझे, इसके क्या आंसर आएंगे। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू है 19, ये होगा 19, और y की है 17, तो इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए ये। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस को मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ठीक है, अब ये जहाँ पर भी कहीं पर भी कट करते हैं, मेरे ख्याल से ये टेढ़ी लाइन हो गई है, यहाँ पर कहीं पे इन्हें कट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो x की जो वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर 20 आनी चाहिए। खैर जो भी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे ऐसे करके ग्राफ के ऊपर बनाओगे, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये जहाँ पे जिस भी पॉइंट्स के ऊपर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 20 एंड 16।
ठीक है, कौन से पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, 20 एंड 16 के ऊपर। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 20 और y की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल आंसर, hence x is 20 and y is 16। so डायमेंशन लिखना है, hence डायमेंशन ऑफ गार्डन is 20 by 16। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। पूछा गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0, so write the another linear equation in two variable। शॉर्ट में लिखा है such that geometrical representation of pair so form as intersecting line, parallel lines and coincident lines। मतलब हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, हमें दूसरी एक और उसका पेयर बनाना है, और वो पेयर के अंदर कंडीशन क्या क्या है कि एक वो होता है, एक फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। तो देखो पहले तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, जो हमारे पास में एक गिवन है। अब हमें क्या सोचना है, इसका पेयर, इसका साथी देखना है हमें, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया था बेटा, A1 A2 अनइक्वल होना चाहिए B1 B2 के, और C2 और C1 कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे, मेरे पास में क्या है, A1 है। ठीक है, अब मेरे को देखो कोई एक ऐसी वैल्यू सोचनी है, यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसके अंदर A1 और A2, मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ। ठीक है, 3x ले लिया। अब मेरे को यहाँ पर B2 ऐसा सोचना है कि 2/3 ना आए वो, क्योंकि अनइक्वल चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5y, और इसको तो कुछ भी ले लेते हैं, C2 को कुछ भी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगी एक और इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वाला। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज 3x plus 5y and 7 is equals to 0। That's it। क्योंकि ये रूल यहाँ पर काम करना चाहिए बस। अब देखो आप A1 की जगह 2 लिखोगे, A2 की जगह 3 लिखोगे, B1 की जगह 3 लिखोगे और B2 की जगह 5 लिखोगे, तो आपका अनइक्वल ही आएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो ये रहा हमारा सोल्यूशन नंबर 1। अब देखो सेकंड वाला, देखो सेकंड वाला बोला गया पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस कब होती है, जब A1 और A2, B1 और B2 आपस में इक्वल हो, लेकिन C2 और C1 आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है 2x जो हमें गिवन है, अब हमारे पास में कौन कौन सा रूल चाहिए, हमें A1 A2 इक्वल चाहिए B1 B2 के, लेकिन C1 और C2 के अनइक्वल चाहिए। ठीक है, तो मैं A2 और AB ऐसे लिखूँ, A2 और B2 ऐसे लिखूंगा जो इसके ही इक्वल हो। जैसे मैं इसका डबल कर देता हूँ 4x, तो मैं इसका भी डबल कर देता हूँ 6y, लेकिन मैं इसका डबल नहीं करता, मैं इसका 3 टाइम्स कर देता हूँ, क्योंकि मुझे C1 और C2 का जो रेशो है वो अलग अलग चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, इसका यहाँ पर मैं इसको 3 टाइम्स कर देता हूँ। अब देखो ये सेटिस्फाइड हो गया, ये 1/2 ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा, लेकिन ये क्या आएगा 1/3 जो कि अनइक्वल आएगा। तो ये होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, सो रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज 4x, ये लिख देते हैं, प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। बहुत सारी हो सकती है, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखो, को इंसिडेंट लाइन्स, और को इंसिडेंट लाइन्स कब होती है, जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं जो एक पेयर हमें गिवन है। अब मैं इसका जैसे डबल कर दूं 4x, इसका भी डबल कर दूं 6y, और इसका भी डबल कर दूं 16। अब देखो A1 A2 B1 B2 और C1 और C2, ये तीनों आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन इज प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं करना है। इसको आप अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो, पेयर लिख सकते हो, पेयर लिख सकते हो, पेयर ऑफ को इंसिडेंस लाइन्स, फिर लिख सकते हो ये आंसर पेयर ऑफ को इंसिडेंस लाइन्स। ठीक है, और जो मैंने लिखा है वो भी सही है, जो आप लिखोगे अपने दिमाग से अपनी लैंग्वेज में वो भी सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दी गई, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। और चलो पहले ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ को। तो इक्वेशन है हमारे पास में, एक तो ये है और एक 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसका ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर आपने एक्स की वैल्यू 1 रख दी तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एंड 1 2, तो 2 आ जाएगी वाई की वैल्यू। ठीक है, रख कर देख लो, 1 रखोगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 इधर जाके हो जाएगा -2, यहाँ पर नेगेटिव वाई पे नेगेटिव वाई से -2 साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्राफ बनाने तो दो कोऑर्डिनेट्स इनफ है। मार्कर दूसरा लेते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 0 रख दी
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। और अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को 1 रख दिया तो y की वैल्यू फिर डेसिमल में आएगी, तो मैं 2 ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 6, 12 में से 6 जाएंगे बचेगा 6, 6 इधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव और फिर ये इसको माइनस कर देगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 अगर x की वैल्यू मैं 2 रख लेता हूँ तो। अब मैं बना देता हूँ उसका ग्राफ, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। नेगेटिव में तो कोई वैल्यू है नहीं, तो नेगेटिव में तो हमें अपना आंसर चाहिए ही नहीं है, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या है 0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे मार्क हो जाएगा ये पॉइंट 0 और 1 हो गया ये। x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। फिर क्या है, x की वैल्यू को अगर मैं 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है एक बार 6, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6 और x की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 3, ठीक है। अब इन दोनों लाइन्स को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों लाइन देखो कहाँ कहाँ पर, दोनों लाइन्स जो है वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर देती है, ठीक है। दोनों लाइन जो है वो मिलकर क्या फॉर्म कर रही हैं, एक ट्राइंगल, ठीक है। और क्या बोला गया है अब आगे देखते हैं, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो ऑन द एक्स एक्सिस होना चाहिए, ये एंड का लिखा हुआ है ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो देखो ये एक्स एक्सिस है, क्योंकि दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर भी ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, देख सकते हो आप, और एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो मुझे क्या बतानी है, इसकी वर्टेक्स बतानी है। तो देखो जैसे ये वर्टेक्स है, ये क्या लग रही है आपको, ये ऑलमोस्ट 1 है और वाई की वैल्यू तो यहाँ पे 0 होगी, वाई की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी ऑलमोस्ट। तो ये जो है जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी कितनी, वर्टेक्स क्या क्या आ जाएंगी यहाँ पर। तो वर्टेक्स कौन कौन सी कितनी क्या क्या आ जाएंगी वर्टेक्स, एक तो आ जाएंगी आपकी ये यहाँ से -1, वाई एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 0। दूसरी वर्टेक्स को अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, ये वाली वर्टेक्स ले लूँ अगर, तो ये ऑलमोस्ट 2/3 है, ठीक है 2/3। ये कितनी आएगी 2/3, तो ये वर्टेक्स आ जाएगी 2/3। जब आप ग्राफ से बनाओगे तब ये एकदम एक्यूरेट आएगी, ठीक है। तीसरी वर्टेक्स आ जाएगी यहाँ से 4 एंड 0, ये दूसरी वर्टेक्स है, ये तीसरी वर्टेक्स है। तीसरी वर्टेक्स यहाँ से आ जाएगी 4 एंड एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू अगेन 0। तो ये निकाल ली मैंने यहाँ पे इसकी वर्टेक्सेस, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है, अब यहाँ से शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो इसको शेड करना है बस, ठीक है। ग्राफ पेपर के ऊपर सब बच्चे बनाओ और आपकी एग्जैक्ट वैल्यू यही आएगी, ठीक है। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.1, ये था 7th क्वेश्चन जो कि था लास्ट। अगर देखो यहां तक आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो प्लीज आप उसकी जो फोटोज है, जो भी क्वेश्चन में डाउट्स है, वो मेरे को इंस्टाग्राम पे शेयर करो, मैं वहां से आपको एक अच्छे से सॉल्यूशन सॉल्व करके आपको फिर वहां पे उसके सॉल्यूशन की पिक्चर्स सेंड कर दूंगा। आप ये जो हमने क्वेश्चंस करे हैं ना, इन क्वेश्चंस को जैसे आप कहीं और पे ढूंढो, जैसे जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं जैसे ओसवाल्स हैं, एनसीईआरटी की भी एग्जाम्पलर है, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स हैं, RDRS है, वहां पे ढूंढो इस तरह के क्वेश्चन 3.1 के जो रिलेटेड क्वेश्चन है वहां पे ढूंढो और उनको करने की कोशिश करो। ये तो सीख लिया, अब इससे जो इसके अलग क्वेश्चन हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जिनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है, डिफिकल्ट होती है, उनको डिकोड करने की कोशिश करो। उनमें भी दिक्कत हो तो उनकी भी पिक्चर्स मुझे सेट करो, उनके भी आपको आंसर बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर डिस्कस करी जाएगी। तो इसलिए जो भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आप उसको जरूर देखिए, बारी को सोल्यूशन देखना नहीं देखना ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरा एक सजेशन या एक रिक्वेस्ट समझ लो आपके, आप बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देखिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं 3.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।